पर जरा मार्केट पर नज़र डालते हैं। मार्केट है डेज हाई, निफ्टी 19,700 पर और बैंक निफ्टी भी अब डे हाई पर। सुशील केडिया को जोड़ लेते हैं और उनसे जानते हैं कि इस समय उनकी बिग एंड बोल्ड कॉल्स क्या हैं। बस सुशील, गुड मॉर्निंग। पहले तो स्टॉक्स की बात करते हैं, इंडेक्स पर आएंगे। इस समय आपकी रॉकेट कॉल्स क्या होंगी, या अभी थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं इस मार्केट में? नहीं जी, ये मार्केट ऐसा है कि इसमें टाइम टू टाइम अलग अलग सेक्टर्स में स्टॉक्स में करेक्शंस भी आएंगे और टाइम टू टाइम अलग अलग रॉकेट और मिसाइल भी मिलेंगे। तो अगर मैं पहले मिसाइल ट्रेड से शुरू करूं कि साल भर की अवधि में बीएसई के जैसे 3 गुना हो जाने वाले कुछ शेयर्स जो अभी हमने आइडेंटिफाई किए। और ये बता देना जरूरी है कि ज्यादातर जो भी स्टॉक्स की हम बात करते हैं, हमारे निवेशक पहले ही वो ले चुके होते हैं, क्योंकि जो हम रिसर्च करेंगे, जो हम बताएंगे, वही हम बाकी पब्लिक को भी बताएंगे। तो हमारे क्लाइंट्स ने आरती इंडस्ट्रीज और जीएनएफसी दबा के लिया है। हमारी अपेक्षा है कि बिल्कुल बीएससी के जैसा ही पैटर्न है। 9 से 12 महीने में मुझे ये दोनों का भाव 3 गुना होते लगता है। और हमने पहले भी आपसे बात की थी कि ज्यादातर सारे ही केमिकल शेयर बहुत जोर से भागते नजर आते हैं, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस एक दोबारा बनेगा। टेम्पररी 8 से 10% का जो भी करेक्शन आना है। और इमीडिएट शॉर्ट टर्म के रॉकेट्स में देखिए, वही रॉकेट्स थोड़े दिन जब कंसोलिडेट हो जाते हैं फिर से चल पड़ते हैं। जैसे आज करीब करीब 20-22 दिन कंसोलिडेट होने के बाद डिश टीवी में वापस ब्रेकआउट आ गया। तो इस भाव से डिश टीवी को 28 तक छलांग लगा जाए तो मुझे जरा भी आश्चर्य नहीं होगा। तो वही सारे घोड़े हैं, ईज माई ट्रिप, पोपरान, डिश टीवी आज का खास ब्रेकआउट है। बाकी हम इन सब में अपने बाइज मेंटेन करके बैठे हैं। ओके, तो चलिए, दो आज के आपने स्टॉक्स बोले, आरती इंडस्ट्रीज और जीएनएफसी। ये हो गई आपकी पिक्स। अच्छा, एक बार जरा बात करते हैं, एक दो आपके जो पुराने स्टॉक्स हैं उनको रिविजिट कर लेते हैं। बॉम्बे डाइंग और बीएससी, यहाँ पर एक बार जरा फ्रेश व्यू दीजिए। देखिए, बॉम्बे डाइंग में जो 5200 करोड़ रुपए की कैश इनफ्लो आई है लैंड सेल पे, उसमें आप 3500 करोड़ डेट राइट ऑफ कर दें, डेट रीपे कर रहे हैं। 300-350 करोड़ से ज्यादा उनके एक्यूमुलेटेड टैक्स असेस लॉसेस के कारण उनको टैक्स नहीं आएगा। तो 1500-1600 करोड़ की घर में कैश बच गई। और जो वडाला की उनकी लैंड बैंक है, $3.5 मिलियन की, 3.5 मिलियन एफएसआई आज भी उनके पास अनयूटिलाइज्ड है। कम से कम 5 से 6 हजार करोड़ का मुनाफा अगले 3 साल 4 साल में मिला के कंपनी कमाएगी। तो आप 1200 से 1500 करोड़ का एवरेज मुनाफा अगले 4 साल में हर साल अगर आता है, तो यहाँ से भी स्टॉक के डबल ट्रिपल होने की जगह है। ट्रेडिंग होराइजन के इमीडिएटली जो बॉम्बे डाइंग का हमने भी ब्रेकआउट पकड़ा है, उसमें लगता है अगला पड़ाव 210 का है। फिर वहां थोड़ा विश्राम करने के बाद 250। तो भी बहुत लंबी यात्रा है बॉम्बे डाइंग में। इसके टेक्निकल्स जबरदस्त है, फंडामेंटल भी इसके साथ है। सोने पे सुहागा स्टॉक है, वॉलेटाइल बहुत है। रातों रात पैसे कमाने की कोशिश किसी भी स्टॉक में नहीं करनी चाहिए। आपके सभी दर्शकों को अपनी पोजीशन की साइज पे ध्यान देना चाहिए। बड़ी चाल बड़ी वॉलेटिलिटी के साथ ही आएगी, तो वो सावधानी रखिए। और हमें रियल एस्टेट के अंदर में इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में भी बड़े ब्रेकआउट सब वापस बनते नजर आ रहे हैं। तो पूरा ही रियल एस्टेट का सेक्टर ठीक है, उसमें बॉम्बे डाइंग में सोने में सुहागा है। और आपकी जो बीएससी की चार्ट है, इसको मैं अगर दोबारा से आपके लिए आज निकालूं, तो देखिए हमारा जो टेक प्रॉफिट ट्रिगर होने के बाद अब हमने इसमें ये इंतजार करना है एक प्रॉपर पक्के सिग्नल का। एक बार आपकी स्क्रीन पे अगर ये चार्ट आ रही हो, देखिए एक करेक्शन के बाद इसने वापस से ब्रेकआउट दे दिया है। बट अब हम एकदम से हड़बड़ा के हर सिग्नल पर इसके अंदर में एंट्रीज री एंट्रीज नहीं करेंगे। कोई और लार्जर डिप अगर आएगी तो ठीक है, नहीं तो जितना खाया पिया साइड में रहेंगे। कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक, दो स्टॉक्स जिन्होंने बैंक निफ्टी को काफी परेशान किया। यहाँ पर इस समय सुशील, क्या व्यू बन रहा है आपका? एचडीएफसी बैंक और आपने दूसरा कौन सा कहा अनुज? कोटक महिंद्रा बैंक। देखिए, ये जो है ना, इन दोनों चार्ट्स को एक साथ देखें तो कई सारे हिंदी मूवीज के गाने निकल जाते हैं मुझसे। कृपया आपके पीसीआर से प्रार्थना है इस चार्ट को डिस्प्ले करें। वो मेरा मेरा लैपटॉप कनेक्टेड है। एचडीएफसी बैंक में अब जब पूरी तरह से कंसेंसस बन गया कि इसका कुछ नहीं हो सकता, तो हम इस इंतजार में कि जो शॉर्ट्स हमने ऊपर से लिए उन्हें हम काट के एक रीबाउंड खेलेंगे। जो हो सकता है 1630-35 तक का भी रीबाउंड बन जाए। मैं ये सारी वेव काउंट्स आपको नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा। हालांकि एचडीएफसी बैंक में लॉन्ग टर्म में ये जो ये जो फैशनेबल चीज हो गई ना कि एचडीएफसी बैंक खरीद के आप रॉन्ग हो ही नहीं सकते, ये एक्सट्रीमली फैशनेबल हो गई। इसका हो गया 20 साल का साइकिल। अगले 2-4 साल तक एचडीएफसी बैंक को 1300 से लेके 1700 के बीच में बार बार धक्के खाने हैं। और ये 1300 तक जाने के पहले एक बार एक्सट्रीम ओवरसोल्ड है।
वापस 7-8% की रिबाउंड दे सकता है। और कोटक महिंद्रा बैंक ही एकमात्र भी लार्ज कैप बैंक्स में जो जगह बची है जिसने पिछले वीक के करेक्शन में एक डबल बॉटम जैसा बनाया, तो अभी भी कोटक महिंद्रा बैंक में संभावना बनती है कि बाकी सारी लार्ज बैंकों को आउट परफॉर्म करके हमें लगता है अगला पड़ाव 1900 हो सकता है। वर्षों के लोगों को तो आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। तो ये दोनों बैंक ही एक बार के लिए रीबाउंड मोड में दिखते हैं, जिसमें कोटक महिंद्रा इस रीबाउंड को लीड करेगा और बाकी सारे बैंकों की चार्ट्स। आप मुझे पैसे भी दोगे अनुज कि जाओ मैं डिस्काउंट दिलवा रहा हूं तुम खरीद लो, मैं अब कोई भी बैंक नहीं खरीदूंगा। बस इन दो में एक टेम्पररी शॉर्ट टर्म का सट्टा है। ओके, अच्छा, क्रूड पर क्या व्यू बन रहा है और उसके वजह से ऑयल स्टॉक्स में क्या करें अब? क्रूड की वजह से कौन से स्टॉक्स में? ऑयल स्टॉक्स, ऑयल एंड गैस। देखिए क्रूड में तो वो जो हमने आपसे डिस्कस किया था व्यू की 7400 एमसीएक्स वाला क्रूड एक बार के लिए 6400 जाता लग रहा है, तो वो चाल तो शुरू हो गई है। ट्रेलिंग स्टॉप्स रखने पड़ेंगे, पोजीशन साइज सबको अपनी कंट्रोल करनी पड़ेगी। पर ये 6400 तक आते आते क्रूड कहीं पलट वार मारे और अगले एक साल में 11,500 चला जाए, ये भय है। पहले 6400 आने देते हैं, 11,500 वाले व्यू को हम तब ट्रिगर करेंगे। तो फिलहाल के लिए इस एक डिप में जो 10-12% की क्रूड की डिप है, उसमें मुझे लगता है कि इरिस्पेक्टिव कि बैंक की भले निफ्टी वापस एक नए हाई के ऊपर सिग्निफिकेंटली जाए चाहे नहीं जाए, उस व्यू में मुझे एचपीसीएल और बीपीसीएल शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए सबसे श्रेष्ठ लगते हैं। और ये देखिए बीपीसीएल की चार्ट में ये एक 5 ईयर स्ट्रक्चर अब बनने के बाद एक करेक्टिव ट्रायंगल जो बन रहा है, जिस दिन भी ये 360 के ऊपर आ गया, 358 के ऊपर, हम इसमें 450 का कॉल निकालेंगे और हो सकता है आने वाले दिनों में उसके भी ऊपर ये चला जाए। धीरज रखना पड़ेगा। वॉलेटाइल स्टॉक एचपीवीपी दोनों ठीक लगते हैं अगले एक महीने के लिए, और फिर हो सकता है इनमें कोई और स्टोरी बने जिससे कि बढ़ते क्रूड के भी भाव में बढ़ जाए। ओएनजीसी जैसा मैंने आपको बताया कि नीचे आएगा तभी ले पाएंगे, अब इसको चढ़ के नहीं ले पाएंगे। तो कोचिन रिफाइनरी एमआरपीएल में अनाप शनाप पैसा बन गया है, जो है पोजीशन उसको थोड़ी बहुत संभालनी है, नया लेने की वहां जगह नहीं है, बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं वो। एचपीवीपी पे अभी हम फोकस करेंगे और आईओसी पे। अच्छा सुशील, एक दो स्टॉक्स पर और आऊंगा उससे पहले, लेकिन आपको तो शायद लेट सोने की आदत है ना, तो फिर आपके लिए तो ये अच्छा होगा अगर सेकंड सेशन शुरू हो जाएगा तो मार्केट का। अनुज देखो ऐसा है भाई, हवस की भी कहीं सीमा होनी चाहिए। अब अगर कोई बोले कि अमेरिकन आवर्स में हम ट्रेड करेंगे, तो निकेई भी तो सवेरे 4:20 में खुल जाता है, तो क्यों नहीं हम फिर इंडियंस को वो वंचित कर रहे हैं कि जापान के मार्केट के साथ भी काम करो। फिर संडे को इसराइल का भी तेल अवीव खुलता है, तो मतलब 24 ही घंटे काम करो। एल्गोरिथम्स थकेंगे नहीं, इंसान थक जाएंगे, सारे के सारे थक के अपना पैसा खो देंगे। मतलब ये एक एक्सट्रीम पे जा रही है चीजें, एक अति के ऊपर चीजें जा रही है। एक तरफ भारत में बातें चल रही है 4 डे वर्किंग वीक, मतलब श्रमिकों का मान होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए, भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। इंडिया के मार्केट्स के पीछे वर्ल्ड के मार्केट्स की टाइमिंग हो, ऐसा टाइम आए भगवान करे और वो अलगता आ जाएगा और हम मिमिक करें, कोई लॉजिक ही नहीं है। रात भर जग लो, संडे को भी जग लो, मशीन बन जाओ, सारे बीमार पड़ जाओ, ट्रेडर्स के बच्चे बिना बाप के बड़े हो जाएंगे। तो ये तमाशा है, ये कोई सेंसिबल चीज नहीं है। मेरा बस चले तो मैं भूख हड़ताल कर दूं, ये कोई जीवन जीने का तरीका नहीं है, व्यापार करने का तरीका नहीं है। ओके, काफ़ी स्ट्रांग वर्ड्स यूज़ करे आपने। खैर चलिए, अब कुछ और स्टॉक स्पेसिफिक बोल्ड कॉल जो आपको नजर आ रही है इस समय सुशील? देखिए कॉल्स तो रोज नए नए पैदा हो रहे हैं, पर इनको पोजीशंस को कंसोलिडेट भी रखना जरूरी है, क्योंकि ये इतनी हम डीलेड स्टेज पे हैं। तो तो अब फोकस करना ही बेटर है। बहुत सारे स्टॉक्स में पैटर्न्स आते जा रहे हैं, तो जैसे पिछले मंगलवार को एक करेक्शन आया तो एक झटके में सारे परेशान हो गए। तो नंबर ऑफ स्टॉक्स को बहुत ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए। अब डेल्टा कॉर्प जैसे हमें कल लग रहा था कि शायद बॉटम हो गया, पर आज एक साथ ही कल के भी लो से नीचे खोल दिया, तो उसको हम क्लोजली वेट एंड वॉच करेंगे, बॉटम को फॉर्म होने देंगे पूरी तरह। हो सकता है आज वो बन गया हो, तो 1-2-3 दिन में लोएस्ट भाव पे एसेट्स को एक्वायर करना किसी भी सेंसिबल इन्वेस्टर का गोल नहीं है। लोएस्ट कॉस्ट ऑफ रिस्क पे उसको काम करना चाहिए। तो 2-3 दिन में हो सकता है कि डेल्टा कॉर्प की इस एक्सट्रीमिटी के बीच में एक फाइनल बॉटम यहाँ से बन जाए और एक बहुत बड़ा वापस नया लॉन्ग टर्म बुल मार्केट खड़ा हो जाए। क्योंकि ये जीएसटी की तो पॉलिसी को देखिए रैशनलाइज होना पड़ेगा, या तो सरकार इस बिजनेस को बैन कर दे, पर ये इरैशनल जो टैक्सेशन रिजीम है, इससे अच्छा बेटर बोल दो सबके लाइसेंस कैंसिल, इंडिया में कोई कैसीनो नहीं चलेगा। तो तो वो होने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं रैशनलाइजेशन आना चाहिए। इसी बात पर तो इन स्टॉक्स के भाव आज तक जीरो नहीं हुए। क्राइसिस आ गया, क्रैश हो गया, पर जीरो तो नहीं हुआ ना डेल्टा कॉर्प। मार्केट को आज भी कहीं उम्मीद है, एक प्रोबेबिलिटी है कि ये पॉलिसी रैशनलाइज होगी। तो जब पैटर्न्स बनेंगे 1-2-3 दिन में, हो सकता है अगले मंगलवार तक हम आपके पास जब आए तो डेल्टा कॉर्प में ऑलरेडी बाई का सिग्नल आ चुका हो।
ओके। अच्छा, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर अब क्या व्यू बन रहा है? देखिए, बैंक निफ्टी में भार है। बैंक निफ्टी में भारीपन है, ये एक अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर मुझे बनता लग रहा है। आप ये देखो, बैंक निफ्टी की चार्ट जो है, हमें लगता है कि बैंक निफ्टी की चार्ट को इवेंचुअली तो फिलहाल तो 41-42 हजार जाना है, पर ये जो ओवरसोल्ड एक बार हो गया है, तो बैंक निफ्टी वापस रिबाउंड 45,500-600 तक दे दे। और निफ्टी की चार्ट पर मुझे लगता है कि ये बैंक निफ्टी से ज्यादा बढ़ जाएगा, कुछ इसके बाहर के जो स्टॉक्स हैं। फिलहाल के लिए एक बार हम 20,050 तक का एंटिसिपेशन कर रहे हैं, और उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट आ गया तो 20,300 भी हो सकता है। निफ्टी की चाल उछाल में बेहतर लगती है, और बेच के व्यापार करने के लिए बैंक निफ्टी बेटर लगता है जब जब डाउन ट्रेंड आएगा। ओके। और आईटी में, लार्ज कैप आईटी में खास तौर से सुशील, इन्फोसिस, टीसीएस जैसे स्टॉक्स में क्या व्यू बन रहा है? अब इनमें रोटेशनल सेल आने लगे। आप देखो, अपनी कुछ दिनों में बात हुई थी कि जब ये चैनल लाइन टूटेगी तो ये सिग्निफिकेंटली इसमें करेक्शन शुरू हो जाएगा। तो एक बार तो इन्फोसिस ने, देखिए, जो अपवर्ड चैनल है इसको ब्रेक कर दिया है, तो लॉन्ग टर्म का तो ये सेल सिग्नल हो गया। पर वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में ये एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है। तो यहाँ जिन्होंने भी ऊपर शॉर्ट किया, हमने अपने क्लाइंट्स को एडवाइस कर दिया है कि एक बार जो शॉर्ट ट्रेड हमने इन्फोसिस में यहाँ पे लिया, उसको यहाँ स्क्वायर ऑफ कर दिया जाए। अब हम वापस इसको रिबाउंड में फिर से देख के बार बार बेच बेच के ही लेने की कोशिश करेंगे। और लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स में इन्फोसिस ज्यादा कमजोर लग रहा है, टीसीएस उसके बाद कमजोर लग रहा है, और विप्रो से फिलहाल छेड़छाड़ करने का हमारा मन नहीं है, उसकी चार्ट चंचल है। ओके। अच्छा, चलो एक लास्ट सवाल। डॉलर पर अब क्या व्यू बन रहा है, डॉलर इंडेक्स और स्पेशली डॉलर येन, क्योंकि ये पिछली बार भी आपने इस पर डिस्कशन की थी, इस पर काफ़ी फंड फ्लोज डिपेंड करते हैं। यहाँ पर क्या व्यू है? अनुज, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा। देखिए, डॉलर इंडेक्स में जो 6 करेंसियां जिनके अगेंस्ट में वो करेंसी की इंडेक्स बनती है, बाकी की 5 यूरोपियन, ऑस्ट्रेलियन, कनेडियन करेंसीज एक तरफ चलती है, और उनके सामने अगर डॉलर कमजोर हो जाता है तो येन और भी ज्यादा कमजोर हो जाता है, और शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है डॉलर का। पर इस बार बाकी करेंसीज के साथ येन भी एक साथ खड़ा हो गया, तो डॉलर को बचाने वाला अब मुझे कोई नहीं लगता है। डॉलर इंडेक्स बस जो अंतिम दिया फड़फड़ाने वाली बात है, मुझे लगता है इस साल का लो भी वापस डॉलर इंडेक्स तोड़ देगी। तो इस वजह से एक तरफा बेयर इक्विटीज पे बनना बहुत ही कठिन है इस वक्त। दोनों तरफ की बात है, और इसीलिए गोल्ड पे हम तेजी कर रहे हैं। पर लॉन्ग टर्म में, साल भर के व्यू में 50% तक अगर येन बढ़ गया तो सारे संसार में एक बहुत बड़ा लिक्विडिटी क्रंच क्रिएट होगा। तो वही वाली बात, अगले एक महीने में 10% क्रूड घट जाएगा, और डॉलर भी बुरी तरह से घट जाएगा। और आने वाले समय में डॉलर घटने के बावजूद अगर साल भर तक येन लगातार मजबूत हो गया तो कई सेक्टर्स में बड़ा डिसरप्शन हो सकता है। ऑलराइट, चलिए सुशील, फिर बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए हमारे साथ। और बाकी जो हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सुदीप और